नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना एजेंडा बताने पहुंच रहे हैं एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में नेताजी में आज सवालों के जवाब देंगे बीजेपी में मुसलमानों की आवाज मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के गिने चुने मुस्लिम नेताओं में से एक हैं मुख्तार अब्बास नकवी। फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपने विरोधियों पर तुकबंदी शैली में हमले के लिए काफी मशहूर हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके नकवी को इस बार पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में उनसे पूछेंगे कि आपको पार्टी ने टिकट लायक क्यों नहीं समझा। एमजे अकबर के आने से आपकी हैसियत तो नहीं घटेगी। क्या आप मोदी के लिए वाराणसी में वोट मांगेंगे? मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहला सवाल और एक अहम सवाल जो आपने हमारे एवी में भी देखा कि आपको पार्टी ने टिकट लायक क्यों नहीं समझा, आप मैदान में क्यों नहीं हैं? नहीं, पहली बात तो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है चुनाव प्रबंधन की, इलेक्शन मैनेजमेंट की, और पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी के रूप में हमें दी गई है और ये हमारा सौभाग्य है और पार्टी ने हम पर इतना विश्वास किया है। पार्टी ने तय किया कि कुछ नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं पार्टी के टिकट से 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, हार भी चुका हूँ, जीत भी चुका हूँ, इसलिए कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि हम कभी चुनाव ही नहीं लड़े। इसलिए पार्टी ने जब निर्णय किया, खुद मोदी जी ने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने कहा कि आपको चुनाव की जिम्मेदारी देखनी है, चुनाव का काम देखना है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ और बखूबी निभा रहा हूँ। और लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक अहम बहुत बीजेपी के लिए चुनाव है और जितना बड़ा मिशन लेकर बीजेपी चल रही है, उसमें चुनाव के मैदान में जाने का मन तो होगा। चुनाव लड़ने से भी महत्वपूर्ण है, लड़ाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चुनाव लड़ चुके हैं, अब इस बार लड़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से एक विजन डॉक्यूमेंट आपने बनाया था माइनॉरिटीज़ के लिए, आप उसके अध्यक्ष भी थे उस कमेटी के। विजन डॉक्यूमेंट तो बनाया, लेकिन टिकट देने में मुसलमान नहीं याद आते बीजेपी को। ये बात सही है कि हम जितना टिकट देना चाहिए उतना इंसाफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना हमें देना चाहिए नहीं दे पाए हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उस कमी को हम सूद ब्याज के साथ पूरा करेंगे। सिर्फ टिकट दे दीजिए आप झुंझुनों की तरह से और तरक्की को इग्नोर करिए तो कतई जो है वो आप समाज के किसी भी वर्ग का भला नहीं कर सकते। तो हम इसलिए टिकट नहीं दिया, तरक्की जरूर देंगे। राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं करेंगे, लेकिन तरक्की करेंगे। राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण भी होगा। अरविंद मोहन जी यहाँ मौजूद हैं, सवाल पूछें। टिकट आप लोगों ने बाहर की पार्टियों के लिए खोल दिया है और बाकी समाज के लिए गिनती नहीं, तो कैडर बेस्ड पार्टी होके इतना दल बदल पे क्यों आ गई पार्टी? पहली बात तो ये है कि जब चुनाव होता है और चुनाव के मुहाने पर कोई भी पार्टी होती है तो उसमें हमें एक जीतने वाला, एक अच्छा कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि उस सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में ला सके, वो चाहिए। उसके लिए उसकी छवि ज़रूरी है, वो साफ़ सुथरी छवि का हो, किसी तरह की क्रिमिनल छवि का ना हो और उसकी उस क्षेत्र में छवि अच्छी हो। तो ये देख करके किया गया। उसमें कुछ ज़्यादातर लोग हमारी पार्टी के अंदर के हैं सवाल उठा रही हैं। सुषमा स्वराज, उसकी तो आप परवाह नहीं कर रहे आपकी पार्टी? नहीं, देखिए यही तो हमारी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई कहीं पर कोई बात होती है, अभी एक कर्नाटक में एक घटना हुई, तत्काल उसको वापस किया गया। मुख्तार साहब, अभी आपने कहा कि हम ऐसा कैंडिडेट देखते हैं चाहे बाहर का भी हो, जो साफ छवि का हो, जो जीतने लायक हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लागू करें बाड़मेर पर, जसवंत सिंह क्या हारने लायक कैंडिडेट थे? या कर्नल सोनाराम जो 50 साल आपको गाली देते रहे, अब कांग्रेस से उठकर आए हैं, क्या वो आपको सचमुच लग रहा है कि वो विनिंग कैंडिडेट है? और दूसरी बात, उन पर ज़मीन हड़पने के आरोप भी हैं, छवि भी साफ नहीं है। तो ऐसे में जो जसवंत सिंह कह रहे हैं असली बीजेपी और नकली बीजेपी, तो इसमें हम क्यों ना माने कि बीजेपी में ये नकलीपन वाला भाव ज़्यादा? देखिए, जसवंत सिंह जी का सम्मान, जसवंत सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये परिस्थितियाँ जो बनी हैं वो ना बनती, उनको पार्टी से बगावत ना करनी पड़ती, तो उससे अच्छी और आदर्श स्थिति नहीं हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति आई है और उस स्थिति के लिए हम उनको दोष नहीं देंगे, कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है।
इसलिए नहीं बनाई है ना। क्यों दोष अपने आप, तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए थी। हम तो आपके कार्यक्रम में बहुत साफ कह रहे हैं, इसमें हम कोई लीपापोती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये हो चुका, ये चैप्टर अब जो है वो आगे चल रहा है। अब चुनाव के अभियान की हम शुरुआत 26 तारीख से कर रहे हैं। पूरे देश में पार्टी जो है वो अब चुनाव जो है वो 9 फेजेज़ में है, लेकिन 9 फेज़ से पहले 2 फेज़ और होता है। एक रूठने मनाने का फेज़, एक जो है वो बगावत का फेज़, वो फेज़ भी अब ओवर हो चुका है। अब उसके बाद चुनाव के मैदान में हम चुनाव में विजय पताका फहराने जा रहे हैं। जी, अब शीला रावल सवाल पूछेंगे। जी, आपकी पार्टी को 35 साल हो गए, अभी तक आप मुसलमानों में स्वीकार्य नहीं है और आपको यहाँ तक कहना पड़ता है कि आप मोदी से डरिए नहीं। अभी आपने रामपुर में कहा था कि मोदी इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ फियर। आपको विकास की बात मुसलमानों के अंदर जाकर करनी पड़ती है। मुसलमान डरते क्यों है मोदी से? आज जो है वो बीजेपी से जो मुसलमानों की दूरी है, उसके लिए हमारे राजनीतिक विरोधी ज़्यादा जिम्मेदार हैं, कुछ हम भी हैं। हम जो है वो हमें चाहिए था कि हमें जो है वो 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, तो वो 2 कदम आते, क्योंकि इस तरह का माहौल, इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह का परसेप्शन बना था। लेकिन आज जो है वो परिस्थितियाँ बदली हैं। नकवी साहब, आपने डर की बात करी कि जो डर की बात हो रही थी, आप ही ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था, आप ही की अध्यक्षता में बना था और उसमें आपने एक कारण माइनॉरिटी का बताया था कि एक डर होता है, डर में एक कम्युनल वायलेंस की भी बात की थी। आप ही की पार्टी आपके सामने दंगे के 2 आरोपियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट देती है, क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग? वो डर कैसे खत्म होगा? कहा दिया मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी जो है उनको टिकट दिया गया? नहीं, कहा दिया। क्यों? हुकुम सिंह को और संजीव बलियान नहीं, बाबू हुकुम सिंह पे तो कोई आरोप किसी ने कहीं लगा नहीं। FIR दर्ज हुआ था। देखिए ऐसा है, नहीं, बेगुनाह और गुनाहगार तो कोर्ट तय करती है, हम नहीं तय करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो जो भी गुनाहगार होगा उसको सजा मिलेगी और जनता की अदालत में तो मामला आ गया, जनता तय कर लेगी। मुख्तार अब्बास नकवी, दिबांग मुजफ्फरनगर से ही आए हैं, दिबांग से जानते हैं इसके बारे में। नहीं, पर आपने ये जो दागियों को टिकट दिया उसकी कोई वजह है? नहीं, हमने तो आप ये जो पोलराइजेशन जो करवाना चाहते है कि इस चुनाव में चाहे दागी हो चाहे बागी, अब सारे लोगों का मुकदमा जनता की अदालत में आ गया है। अब जनता को तय करना है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अब उसको हमें नहीं करना है। पर आपके एक नेता हैं, उन्होंने लिखा कि भाई, अब आपके नेता हैं वो, कि भाई ये जो मोदी अगर केंद्र में आते हैं तो बीजेपी को ये जेबी पार्टी बना लेंगे, सारे जितने पुराने नेता हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी और इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो बीजेपी को होगा। आप उनको क्या कहेंगे? मैं MJ अकबर के एक लेख की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब अकबर साहब ने किस समय क्या लेख लिखा था मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नकवी साहब, हालत ये हो गई कि दागी बागी इतने आ गए हैं कि प्रवक्ताओं को मुश्किल हो रही है उनके बारे में बताने में। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में कोई आसमान से टपक के तो आए नहीं है। वो ज़मीन से, संगठन में नीचे स्तर से काम करते हुए वो उन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। वो कार्यकर्ताओं की नब्ज भी जानते हैं, कार्यकर्ताओं का दर्द भी जानते हैं। आपको परेशानी हो रही है, ये दागी बागी आ रहे हैं और अब तो एक मुसलमान भी आ गए, बाकियों का भी रास्ता खोल दिया उन्होंने। आप पहले 2 ही हुआ करते थे। हम ही लोग लाए हैं और अच्छी बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि तमाम लोग आए, दरवाजे खुले, कोई दरवाजे पे बीजेपी के लॉक नहीं लगा हुआ है। हमने कोई जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। साबिर अली कब शामिल हो रहे हैं? ओपन है। साबिर अली कब शामिल हो रहे हैं? वो भी शामिल हो रहे हैं क्या? उनसे कोई बात नहीं है, हमारी हम लोगों की हुई है और इस बारे में अब मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग कल 26 से जो है वो चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो एंट्री वगैरह का देखेंगे, नहीं अदरवाइज अब इस समय जो है वो हमारी प्राथमिकता चुनाव अभियान है। ठीक है, अभय दुबे जी भी सवाल लेंगे। गंभीर जिज्ञासा ये है कि अब वोट पड़ने का सिलसिला शुरू होने में केवल 15 दिन बाकी रह गए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र नहीं निकाला है। ये तो गंभीर सवाल है। अब शरारत पसंद सवाल ये है कि एक बार 2-3 महीने पहले टीवी पे आपने मुझसे बहस करते हुए दावा किया था कि भाजपा पहले भी मुसलमान वोटों के बिना सत्ता में आई थी और इस बार फिर मुसलमान वोटों के बिना सत्ता में आएगी। उसके बाद दोबारा आपने ये बात नहीं कही। मतलब जो है, मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि मुस्लिम वोटों के बिना भी हम सत्ता में आ जाएं। हो सकता है, आपने भी जोड़ दिया। नहीं जोड़ा, नहीं, लेकिन हम मुसलमानों को साथ लिए बिना देश नहीं चला सकते। हमें देश चलाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेना होगा, उसमें मुसलमान भी शामिल है। सरकार बनाने की, देखिए, एक बीजेपी एक अकेली पार्टी है जो 18-19-20% माइनस से शुरू होती है। पहले वो आगे बढ़ती है, वो 18-19%, 20% का गड्ढा भरती है,
तब आगे बढ़ती है। तो हमारी तो ये कोशिश है कि वो गड्ढा जो है भरने की हमें ज़रूरत ना पड़े, बल्कि समाज का सभी हिस्सा, सभी वर्ग हमारे साथ आए, और वो हमारे साथ तेज़ी के साथ आ रहा है। लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। दूसरा जो आपने सवाल किया, घोषणा पत्र पे काम चल रहा है। हमारा घोषणा पत्र संभवतः जो है वो फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा। शेष नारायण जी, पहले सप्ताह में एक खबर छपी है, आज तक अखबार में खबर छपी है कि आपकी चुनाव घोषणा पत्र समिति इसके के सरबराह मुरली मनोहर जोशी हैं, मतलब हैं, जो आजकल कानपुर में ढूंढ रहे हैं कि चुन्नीगंज कहाँ है और कर्नलगंज कहाँ है। आज तक मीटिंग ही नहीं हुई है उसकी कमेटी की। नहीं, बिल्कुल काफी लंबी खबर छपी है। नहीं, बिल्कुल गलत है। कम से कम जो है कई सदस्यों से बातचीत के उन्होंने कहा कि अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई है। नहीं, उनकी जो है मीटिंग नहीं हुई, 2 दर्जन से ज्यादा बार बैठ चुके हैं। अलग अलग जो है वो नहीं, अलग अलग जो ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप है, उसके अलावा जो है वो कृषकों से संबंधित जो मुद्दे हैं, फार्मर्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके अतिरिक्त जो नौजवानों से रिलेटेड, उन सब के साथ, उस ग्रुप के साथ भी वो कमेटी बैठी है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो उसके नियंता हैं, क्या आप लोग मुसलमानों को कुछ तरक्की देने के पक्ष में हैं कि जहां वो हैं वहीं रहने देंगे? नहीं, बिल्कुल है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि उनको आप पॉलिटिकल पावर दें, जो कि आप नहीं दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षा का, तालीम का जो अधिकार है वो आदिकाल से माना गया है। आला हजरत ने भी फरमाया था कि इल्म के लिए चीन जाना पड़े तो जाने की ज़रूरत है। एक वजीफे की बात की गई है, केंद्र सरकार ने किया है, और उसमें हर स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि थोड़ा बहुत 10-5% जोड़ के वजीफा दे दो। 25% है शायद। आपकी गुजरात सरकार ने, जहाँ के प्रधानमंत्री की संभावनाएं भी प्रबल हैं, वह हाई कोर्ट में गए कि नहीं हम नहीं देंगे, हाई कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हुआ। तो मुसलमानों के बच्चों को उस वजीफे से वंचित रखने के लिए क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे? कैसे करेंगे? मुसलमानों को शिक्षा से वंचित रखने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, पहली बात, मोदी जी ने इसका 6 बार, 7 बार, 8 बार जवाब दिया है, और अभी मैं दे रहा हूँ जवाब। गुजरात में जिस स्कॉलरशिप की बात की जा रही है, गुजरात की सरकार उससे ज़्यादा उसी तरह की स्कॉलरशिप जो है अल्पसंख्यकों को दे रही है, और अल्पसंख्यकों के बीच में किसी तरह का आज तक कहीं पर भी इसको लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। आपने, इस सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया अल्पसंख्यकों को लेकर के। 15 सूत्री में 5 सूत्री कार्यक्रम भी आप ज़मीन पे दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी। आप बहुत शेर सुनाते हैं, गानों की लाइनें भी सुनाते हैं। आपकी जो हालत है, पार्टी जिस हाल में है, उसमें आपको कौन सा गाना सूझता है? अच्छा, मैं इधर सोच के बताता हूँ, क्योंकि आपने इतना डिफिकल्ट कर दिया है। हाँ, चलिए याद कर लीजिए। देखिए, ये आप एक पिक्चर खींच रहे हैं सन 2002 से स्माइल प्लीज़ कह रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपके कहने के बावजूद, आपकी मेहनत के बावजूद भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में कामयाब हो रहे हैं? हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, और एकदम टस से मस बिल्कुल होगा, और बिल्कुल बीजेपी के साथ आएगा। अब मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या गाऊंगा। फिर हम वो गाना मान लें जो विजय कह रहे हैं कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती है। नहीं, वो तो नहीं होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो है वो कामयाब भी होंगे, विजयी भी होंगे, और आपके आशीर्वाद से भी जीतेंगे, बस इतना ही कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी। पहली बार देखा कि आप तुकबंदी करने में शब्दों की कुछ कमी पड़ गई आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।